आज इस मंच पर खड़े हुए मेरे मन में दो भाव एक साथ उभर रहे हैं। पहला भाव शोक का है, क्योंकि इस सम्मेलन पर अटल जी के निधन की छाया है। पर दूसरा भाव इस संतोष का भी है कि इस सम्मेलन के बहाने आज समूचे हिंदी विश्व के प्रतिनिधि अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभागार में उपस्थित। हमने उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद अटल जी के निमित्त श्रद्धांजलि सत्र रखा है, जिसमें भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों से आए हुए प्रतिनिधियों को भी हम श्रद्धांजलि देने का अवसर दे रहे हैं। मित्रों, विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा 43 वर्ष पुरानी है। 1975 में पहला सम्मेलन भारत में नागपुर में हुआ था। उसके बाद 1983 में और 2015 में भी भारत में सम्मेलन हुआ। इसी तरह मॉरिशस में भी 1976 में और 1993 में 2 सम्मेलन पहले हो चुके हैं और अब 2018 में तीसरा सम्मेलन मॉरिशस में हो रहा है। बीच के 5 सम्मेलन 2 गिरगिटिया देशों में हुए, एक ट्रिनिडाद टोबैगो में, एक सूरीनाम में, और बाकी के 3 सम्मेलन एक अमेरिका में हुआ, एक ब्रिटेन में और एक साउथ अफ्रीका में। पिछली बार 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन जब मुझे करने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि विदेश मंत्रालय को यह जिम्मेदारी भारत में सौंपी गई है, तो मैंने पुराने सम्मेलनों की समीक्षा की और उसमें यह पाया कि हमारे सम्मेलन अधिकतर साहित्य पर केंद्रित रहते थे, साहित्य की विधाओं पर केंद्रित रहते थे। तो एक विचार मैंने साझा किया अपने परामर्शदाता मंडल के साथ कि हमारे साहित्यकार बहुत उच्च कोटि की साहित्य रचना कर रहे हैं। हमारे हिंदी के कविगण बहुत उच्च कोटि की कविताएं भी लिख रहे हैं और भारतीय भी लिख रहे हैं, भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय भी लिख रहे हैं। लेकिन अगर भाषा की समझ और बोलियत ही समाप्त हो जाएगी तो इस साहित्य को पढ़ेगा कौन, इस कविता को गाएगा कौन, इस साहित्य को भावी पीढ़ियों को सौंपेगा कौन। इसलिए आज जरूरत है भाषा को बचाने की, जहां बची हुई है वहां भाषा को बढ़ाने की। और एक और चिंता मैंने व्यक्त की, भाषा की शुद्धता को बरकरार रखने की। तो हमने निर्णय किया कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भाषा पर केंद्रित होगा और मुझे प्रसन्नता है कि हमने 12 सत्र उसमें बनाए, सभी भाषा से संबंधित थे, भाषा को बचाने से संबंधित थे, संरक्षण के लिए, भाषा को बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए केंद्रित थे और भाषा की शुद्धता को भी बचाने के लिए केंद्रित थे। क्योंकि अगर लुप्त हो रही है भाषा तो बचाने की जिम्मेदारी भारत की है, बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत की है। और अभी अभी आपने जो एनिमेशन फिल्म देखी उसका ध्येय यही था, भारत ने वो जिम्मेदारी संभाली है। पिछली बार का सत्र आपको याद होगा, हमने विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभंकर लोगो रखा था हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। इस बार हमने कहा हम रखेंगे मोर और डोडो, मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो। तो किसी ने कहा कि डोडो तो लुप्त हो गई, तो मैंने कहा इसीलिए रख रहे हैं कि लुप्त होती हिंदी का प्रतीक है डोडो, लेकिन भारत का मोर आएगा, उसे बचाएगा। इसीलिए आपने एनिमेशन फिल्म में देखा कि जैसे ही डोडो डूबने लगती है तैसे ही मोर आवाज देता है डोडो डोडो, और अपने पंख फैला लेता है, जिस पर आकर डोडो बैठती है और जब बच जाती है तो दोनों नृत्य करते हैं। आवाज आती है 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 11। और भारत इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगा, ये विश्वास देने के लिए मैं आपके सामने आज इस मंच पर खड़ी हुई हूं। इस बार हमने सोचा
कि सम्मेलन को भाषा से आगे के पड़ाव पर ले जाया जाए, संस्कृति। और इसीलिए इस बार का हमने विषय रखा हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। भाषा का गौरव होने के साथ साथ संस्कृति का गौरव जरूरी है, लेकिन अगर भाषा लुप्त होने लगती है तो संस्कृति के लोप का बीज उसी दिन रख दिया जाता है। मुझे खुशी है कि आज भी गिरमिटिया देशों में संस्कृति का गौरव कायम है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मिला, और इसी मॉरिशस की धरती पर मिला। मैं मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों का जायजा करने के लिए आई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने, प्रवण जी ने कहा कि रात का खाना इकट्ठे खाते हैं। हम करीब 10 लोग थे, इकट्ठे भोजन कर रहे थे। उसमें एक व्यंजन था खिचड़ी। तो जैसे ही खिचड़ी मेज पर आई तो एकदम प्रवीण जी बोले, खिचड़ी, दिस इज प्रिपेयर्ड इन आवर होम ऑन एवरी संक्रांति। यू रिमेम्बर प्रवीण जी? तो मैंने कहा हमारे यहाँ भी संक्रांति पर खिचड़ी बनाई जाती है, हर संक्रांति पर, और पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। मैंने कहा सुदूर दक्षिण भारत में त्योहार का नाम ही पोंगल है, और पोंगल खिचड़ी के व्यंजन को ही पोंगल कहते हैं। पंजाब में माघी संक्रांति को, त्योहार का नाम खिचड़ी है, पूरे भारत में खिचड़ी मनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ बनाती है खिचड़ी, मगर मैंने अपनी पत्नी को कहा है कि तुम सीखो, हर संक्रांति पर मुझे खिचड़ी खानी है। ये है। वो अभी भी मुझे बैठे हुए कह रहे थे that I am frustrated that I don't know much हिंदी। लेकिन भाषा की को न जानने का एक फ्रस्ट्रेशन, एक निराशा, लेकिन संस्कृति के गौरव को बचाने की छटपटाहट जो मुझे उनमें उस दिन दिखाई दी, कि मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम सीखो, मुझे हर संक्रांति पर खिचड़ी खानी है। तो भाषा और संस्कृति एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए हमने एक सत्र रखा है भाषा और संस्कृति के अंतर संबंध। और जो सबसे ज्यादा इसे जानती हैं श्रीमती मृदुला सिन्हा, जो इसकी पुरोधा है, उनको हमने उसका अध्यक्ष रखा है। इसी तरह से हिंदी शिक्षण और भारतीय संस्कृति, मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान को बधाई देना चाहूंगी कि बाहर के बच्चे आते हैं उनके यहाँ हिंदी शिक्षण के लिए, लेकिन केवल वो उन्हें हिंदी की वर्णमाला या थोड़ी बहुत हिंदी बोलना नहीं सिखाते, उन्हें भारतीय संस्कृति सिखाते हैं, जिसका सीधा परिचय अभी आपको मिला। ये जो 5 बच्चियां बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार कर रही थी और सरस्वती वंदना का गायन कर रही थी, वो 5 बच्चियां भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों की थी। वो थाईलैंड की थी, वो श्रीलंका की थी। वो 5 बच्चियां केंद्रीय हिंदी संस्थान की छात्राएं रही हैं। वहां उन्होंने ये भारतीय संस्कृति सीखी। वो उसी वेशभूषा में बहुत ही शुद्ध भाषा में मंत्रोच्चार कर रही थी। इसीलिए हम भाषा से संस्कृति तक आए हैं, और इस बार के हमारे 8वां सत्र संस्कृति के निमित्त हैं। पिछली बार के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद मैंने ये भी पाया, सत्र होते थे, चर्चाएं होती थी, अनुशंसाएं होती थी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं होती थी। तो हमने तय किया, पहला तो ये तय किया कि इन तमाम अनुशंसाओं को मात्र 6 महीने के अंदर संकलित करके हम प्रकाशित कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि 3-3 वर्ष बाद जब अगला सम्मेलन आता था तब अनुशंसाएं प्रकाशित की जाती थी। और ये काम हमने सौंपा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा को, श्री गिरीश्वर मिश्र जी को, कि आप 6 माह के अंदर इनका संकलन कर दीजिए। और मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूंगी गिरीश्वर जी के प्रति, जिन्होंने मात्र 6 महीने में समय से पूर्व उनको संकलित करने का काम किया। फिर हमने एक अनुशंसा अनुपालना समिति बनाई और 12 के 12 सत्रों की अनुशंसाओं का 12 लोगों में बांटा। हर 3 महीने पर निरंतर बैठक की,
सिवा उस समय के जब मेरा अपना स्वास्थ्य खराब हो गया था। आपको मालूम है, अंदर बाहर अस्पताल के थी, किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। उस वक्त को छोड़कर जैसे ही वापस जिम्मेदारी संभाली, फिर बैठकों का निरंतर सिलसिला शुरू हो गया। और आज हमें खुशी है कि हम केवल मौखिक तौर पर नहीं, लिखित रूप में एक पुस्तक आपको सौंपेंगे, जिसका लोकार्पण अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, भोपाल से मॉरिशस, जिसका संपादन श्री अशोक चक्रधर जी ने किया है। और एक एक कार्यवाही जो जिस अनुशंसा पर की गई है वो उसमें लिखी गई है। बहुत ही सुंदर पुस्तक बनी है। मैं अशोक चक्रधर जी को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वो पुस्तक आपको मिलेगी। वो सत्र हमने परिवर्तित कर दिया है श्रद्धांजलि सत्र में, इसलिए अलग अलग कार्यवाही आपको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप लेकर जाएंगे पुस्तक को तो पढ़ने को मिलेगी। पर मैं इतना जरूर उल्लेख करना चाहूंगी कि जो काम हमें सौंपा गया था 1975 से 2 अनुशंसाएं हर विश्व हिंदी सम्मेलन लगातार कर रहा था। एक, विश्व हिंदी सचिवालय का अपना भवन होना चाहिए और वो सुचारू रूप से काम करना चाहिए। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाना चाहिए। आज मुझे खुशी है आपको कहते हुए, विश्व हिंदी सचिवालय का भवन केवल पूरा ही नहीं हुआ है, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसका लोकार्पण किया है और वो बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है, क्योंकि एक स्थायी अधिकारी हमने वहां नियुक्त कर दिए हैं। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि अपने इस यात्रा के दौरान आप विश्व हिंदी सचिवालय का भवन देखने जरूर जाइए। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाने का संबंध है, कुछ बाधाएं उसमें हैं, क्योंकि 1/3 बहुमत चाहिए, वो जुटाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 129 देशों का समर्थन चाहिए। अगर हम 177 देशों का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जुटा सकते हैं तो उससे ज्यादा हिंदी के लिए जुटा सकते हैं। लेकिन कठिनाई केवल यह है कि उस पर आने वाला व्यय उन तमाम देशों को देना होगा जो समर्थन करेंगे, उनमें बढ़ेगा। यहाँ कठिनाई आ जाती है। यदि संयुक्त राष्ट्र ये नियम बना ले कि जो देश अपनी भाषा को अधिकृत करवाना चाहता है पूरा व्यय वो वहन करेगा, तो हम कल हिंदी को अधिकृत भाषा बनवा दें। मैंने तो संसद में कहा था कि 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ का भी अगर खर्च होगा तो हम देने को तैयार हैं संयुक्त राष्ट्र में अधिकृत भाषा बनाने को। लेकिन उनके यहाँ ये नियम नहीं है। जापान ने ये कोशिश की, जर्मनी ने कोशिश की, उनके यहाँ ये नियम नहीं है। वो कहते हैं कि सभी को व्यय बांटना होगा। लेकिन तब तक आज बहुत प्रसन्नता के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमने एक और रास्ता निकाला है। अब संयुक्त राष्ट्र से हर सप्ताह हिंदी में समाचार प्रसारित हो रहे हैं और समापन सत्र में हम वो आपको सुनवाएंगे। अभी हर शुक्रवार को ये प्रसारित होते हैं, लेकिन उन्होंने हमको एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हम 2 बरस तक इसको देखेंगे। अगर हिंदी विश्व के लोग ये समाचार लगातार देखते हैं तो हम अवधि धीरे धीरे घटाते जाएंगे और बाद में दैनिक तक भी ला सकते हैं। तो ये काम अब हम पर आया है, ये जिम्मेदारी हम पर आई है कि हम कितना उस समाचार को देखते हैं और वो उसकी रेटिंग लेंगे, देखेंगे कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। अगर वाकई उनको ये पता चलेगा कि इसके दर्शक बहुत ज्यादा हैं विश्व में, तो उसकी अवधि घटती चली जाएगी और बाद में दैनिक भी हो सकती है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने अपना ट्विटर अकाउंट हिंदी में खोल दिया है। वो अपनी पोस्ट हिंदी में कर रहे हैं। अब हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम जो समाचार सुने उस पर टिप्पणी करें अपने ट्विटर के माध्यम से। हम और कुछ लिखना चाहें, संयुक्त राष्ट्र को कोई सुझाव देना चाहें, वो दोनों चीजें हम समापन सत्र में आपको दिखाएंगे। वो समाचार भी आप सुनेंगे जो इस सप्ताह 17 तारीख को कल का जो बुलेटिन है, वो बुलेटिन हम आपको परसों सुनवाएंगे 20 तारीख को, और वो ट्विटर अकाउंट भी दिखवाएंगे। ये छोटी सी रिपोर्ट मैंने इसलिए केवल आपके सामने रखी कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन एक अलग ढंग का सम्मेलन था। विषय वस्तु अलग थी, उसका केंद्र अलग था और उसकी अनुशंसाएं अलग थी। लेकिन वो अनुशंसाएं कहीं रख नहीं दी गई, फाइलों में बंद नहीं कर दी गई। एक एक अनुशंसा पर कार्यवाही हुई है, जिसकी लिखित रिपोर्ट हम आपको भोपाल से मॉरिशस पुस्तक के दौरान देंगे। और इसी तरह से इस बार के जो 8 सत्र हो रहे हैं,
जो भाषा और संस्कृति के संबंधों को लेकर है। आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से सहभागी बनिए। अभी जब हम प्रवेश कर रहे थे तो मंच संचालिकाएं आपको बता रही थी कि वो 8 सत्र कौन से हैं, 4 सत्र आज कौन से होंगे, 4 सत्र कल कौन से होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार आप उन सत्रों में भाग लीजिए। जो भी अनुशंसाएं आप लोग देंगे, एक एक अनुशंसा पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हम लोग फिर से अनुशंसा अनुपालना समिति बनाएंगे। हर अनुशंसा पर कार्यवाही होगी और उसके अगले 3 वर्ष बाद जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा उसमें वो कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वो योगदान आपका होगा, आप जो चर्चा में भाग ले रहे हैं उसका होगा। हमने 2 खंडों में रखा है हर सत्र को। पहले सत्र में कुछ वक्ता बोलेंगे जो पहले से तय हैं, लेकिन दूसरा खंड पूरी तरह आपका है, आप बोलेंगे। वरना होता क्या था, लोग आते थे, भाषण सुनकर चले जाते थे, लेकिन वो प्रतिभागियों का सत्र है, वो आप लोगों का सत्र है और उसमें आप जो अनुशंसाएं देंगे उसकी रिपोर्ट 20 तारीख को यहाँ प्रस्तुत की जाएगी आप ही के सामने। आपके द्वारा दी गई अनुशंसाएं यहाँ 20 तारीख को पढ़ी जाएंगी, उनका वाचन होगा और उसको हम अपनी झोली में लेकर जाएंगे आगे की कार्यवाही करने के लिए। और उस पर भी उसी तरह से कार्यवाही होगी जिस तरह से भोपाल के सम्मेलन में हुई है। ये सम्मेलन बहुत ही सफल होगा, इस पर अटल जी का आशीर्वाद भी है। हिंदी के पुरोधा जिन्होंने सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को स्थापित किया था, उनको और उनके चरणों में मैं नमन करती हुई, उनकी स्मृति को नमन करती हुई मैं एक बार पुनः आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने इस विश्व हिंदी सम्मेलन को सफलता प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को कोटिशः धन्यवाद। अब मैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी से आग्रह करती हूँ कि वे कृपया उद्घाटन उद्बोधन प्रस्तुत करें।